प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जब हम बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता की, तब हमारे सामने 3 चरण नज़र आते हैं। पहला प्रीलिम्स का यानी कि प्रारंभिक चरण, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का अर्थात मेंस का, और जो तीसरा चरण है बच्चों वो है इंटरव्यू का। अब जो बात समझनी है हमें वो क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है या प्रीलिम्स का चरण है, ये केवल एक प्रकार की छटनी है। मान लीजिए कि 1000 पदों पर एग्जामिनेशंस हो रही है। अब 1000 पदों के लिए जो अप्लीकेंट हैं उनकी संख्या हो गई 10 लाख। गवर्नमेंट के सामने या पीएससी के सामने या यूपीए के सामने ये विकल्प था कि सभी 10 लाख लोगों को एग्ज़ाम में बैठा लें और मुख्य परीक्षा दिलवा के बात कर लें। तब उन्होंने सबसे पहली छटनी शुरू की प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पे। उन्होंने प्रयास किया कि वे ही छात्र या छात्राएं या विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो कि गंभीर हैं, जो वास्तव में डिज़र्व करते हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। तो वो क्या करेंगे कि इस 1000 पदों के लिए इस 10 लाख में से मात्र 15 गुना या कहें कि 15,000 बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित करेंगे, और उन 15,000 विद्यार्थियों में से मात्र 3,000 बच्चों को वो कॉल करेंगे कि वे आए और साक्षात्कार दें। और इन 3,000 बच्चों में से अंतिम रूप से वो फाइनल रिजल्ट के रूप में 1,000 बच्चों का चयन कर लेंगे। ये तो बहुत सरल बात हो गई, पर चीज़ें उतनी सरल नहीं है। कैसे? प्रारंभिक परीक्षा एक प्रकार की स्क्रीनिंग है, छटनी है। 10 लाख लोगों में से मात्र 15,000 ही मुख्य परीक्षा देंगे और 9,85,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो होगी MCQ की, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र बनाया जाएगा जो कि आप प्रारंभिक परीक्षा में देते हैं। ये केवल स्क्रीनिंग है, और अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी अंक को अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया जाता है। फिर दूसरे चरण में आती है मुख्य परीक्षा, जो इन 15,000 बच्चों को देनी है। अब ये मुख्य परीक्षा रिटन फॉर्म में लिखित रूप में होती है, और वास्तव में यही वो परीक्षा है बच्चों जो कि आपका पद या आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। आप सिलेक्ट होंगे परंतु डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या फिर नायब तहसीलदार या फिर अन्य कोई पद, ये सब कुछ निर्भर करेगा मुख्य परीक्षा पर ही। वहीं साक्षात्कार में भी आपके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे, किंतु साक्षात्कार के अंकों का जो वेटेज है, जो भारांश है कुल अंकों में या कुल रिजल्ट में, वो काफ़ी कम है। अर्थात यह जो मुख्य परीक्षा है मेंस, यही डिसाइड करती है कि आप भविष्य में IAS होने वाले हैं, IPS होने वाले हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेंगे या फिर नायब तहसीलदार, या फिर आप एग्जामिनेशंस के बाहर हो जाएंगे और फिर से अगले साल प्रारंभिक परीक्षा देना जाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मुख्य परीक्षा को किस तरह से डील किया जाए, और एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साथ मैं आपको यह उदाहरण प्रस्तुत करूंगा किस तरह से प्रश्नों को मुख्य परीक्षा में हमें देखना है और उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस मुद्दे को लेकर कि मुख्य परीक्षा में किसी टॉपिक को पढ़ने के पश्चात किस तरह से वहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी की जाए। कोई प्रश्न है तो वो कितना महत्वपूर्ण है, अगर वो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसका उत्तर किस तरह से लिखा जाए, उत्तर की रूपरेखा क्या हो, और उस उत्तर के माध्यम से आपको अधिकतम अंक कैसे मिले। तो बच्चों, आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से, और ये हमारा दृष्टिकोण होगा पूरी तरह से मुख्य परीक्षा आधारित दृष्टिकोण, और इसी दृष्टिकोण के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों, जब हम प्रकृति की बात करें या नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तब हमें 2 तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे जहाँ पर जो प्रश्न है वह तथ्यात्मक है, अर्थात यहाँ पर आपकी जो मांग है प्रश्न की, वह मांग है फैक्ट्स की। दूसरी तरफ से आपको दिखाई देंगे विश्लेषण परक प्रश्न, अर्थात आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को गहराई से समझे हुए हैं और प्रश्न को समझकर उसका उत्तर दे पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए, पहले प्रश्न
तथ्यात्मक प्रश्न, जैसे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो या लोथल, केवल नाम दे देंगे आपको, 3 मार्कर क्वेश्चंस, लोथल या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। अब केवल एक शब्द आया है, आपको 20 शब्दों में इनके विषय में लिखना है। अब देखिए, लिखने का बहुत कुछ लिखा जा सकता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। फॉर एग्जांपल हड़प्पा ले लेते हैं। हड़प्पा नामक स्थल पर पूरा का पूरा विश्लेषण परक ग्रंथ लिखा जा सकता है, पीएचडी की जा सकती है उस एक स्थल पर, परंतु आपको 20 शब्दों में आंसर करने हैं। तब आपसे उम्मीद क्या की जाएगी? नंबर 1, आप समझ पाएँ कि लोथल या फिर हड़प्पा नामक जो स्थल है वो कहाँ पर है, लोकेशन। नंबर 2, वो क्यों महत्वपूर्ण है, तथा वहाँ पर जो अनुसंधान या उत्खनन हुए हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ये 3 बिंदु आपको उन 20 शब्दों में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, या यूँ कहें कि 3 पंक्तियों में इन 3 महत्वपूर्ण आयामों को आपको धारण करना पड़ेगा या उन आयामों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर से, तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न अधिकांश मामलों में 3 नंबर में आपसे पूछी जाएंगे, 3 मार्कर जिसको आप कहते हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 या फिर आगे कहें 2020 में भी अगर आप देखें तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे जहां पर आपसे फैक्ट की उम्मीद की जाएगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं विश्लेषण परक प्रश्न की। मान लीजिए कि 6 नंबर के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। अब इस तरह का जो प्रश्न है वो आईएएस मुख्य परीक्षा में भी आया हुआ है बच्चों। ये एक विश्लेषण परक प्रश्न है। राजस्थान मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, भाषा अलग है। और वहीं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के मत है उसका विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष आप दें। ध्यान रखें, आपको विश्लेषण परक आंसर लिखना है। तब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से उत्पन्न हुई, और ये बताने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जो हिस्टोरियंस हैं, जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है, जो समूहगत हैं, कुछ बताते हैं कि विदेशी हैं या विदेशी उत्पत्ति है, कुछ बताते हैं कि देशज उत्पत्ति है। उन मतों को तथ्यात्मक रूप से आपको सामने रखना पड़ेगा। फिर उनके मतों का विश्लेषण करना पड़ेगा कि उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेमर महोदय हो या ब्रिटिश हिस्टोरियंस है जिन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी उत्पत्ति है या फिर सुमेरिया मेसोपोटामिया द्वारा विकसित की गई। तब आपको हड़प्पा स्थलों से मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार उनके मतों में समस्याएं हैं, और वहीं आपको अपना मत प्रस्तुत करना पड़ेगा तथ्यात्मक रूप से कि किस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता को देशज उत्पत्ति या स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया में समझ सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपको विश्लेषण परक प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। बच्चों, अब हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की। अब यहाँ पर खासकर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि तथ्यात्मक प्रकृति के होते हैं। इनमें सामान्यतः वो नाम प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं, जिनके विषय में हमें 2 या 3 पंक्तियों में आंसर करना होता है। जैसे आप गौर करें, जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, एक प्रश्न है आपके सामने 3 अंकों के लिए, वो है हड़प्पा। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के फर्स्ट पेपर में जब इतिहास से संबंधित 3 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं तब आपको वहाँ पर कुछ नाम दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि वो नाम है हड़प्पा। अब हड़प्पा नाम देखते से ही या हड़प्पा संज्ञा देखते से ही आपको क्या क्या चीज़ें याद आती हैं? चीज़ें बहुत सारी याद आ सकती हैं, परंतु आपके लिए निर्देश क्या है कि 2 पंक्तियों में या 3 पंक्तियों में आंसर करने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं आपको 3 पंक्तियाँ बताऊँगा तो आप 2 याद रख पाएंगे और 2 लिख पाएंगे, इसलिए मैं एक अतिरिक्त बता रहा हूँ। इनमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पहले बताएं, कम महत्वपूर्ण चीज़ उसके पश्चात बताएं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है हड़प्पा, 3 मार्कर के लिए आया है। अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले ये समझिए कि हड़प्पा जो स्थल है या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, वह हमारे लिए एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। अब इसका क्या मतलब, इसको समझ लीजिए जरा। जैसे कि मैंने आपको अपनी पूर्ण कक्षाओं में बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का समय यानी कि 3500 ईसा पूर्व से पहले का समय भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। वहीं हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय, जब से हमने लिखना सीखा, वह समय हमारे लिए ऐतिहासिक काल है। इस दौरान
प्रागैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के मध्य हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है, जहाँ पर लेखन कला का विकास हो गया। अर्थात हमें इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक साक्ष्य मिल गए, पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, साहित्यिक साक्ष्य मिल गए, किंतु उस लेखन को, उन साहित्यिक कृतियों को हम लोग पढ़ नहीं पाए। यानी कि हड़प्पा लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए, किंतु उन लोगों ने तो लिखा था। चूँकि उस साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग हम आज नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो हमारे पास उपलब्ध है, तथापि हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। अब चूंकि यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, लेखन कला थी किंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसी कारण से हड़प्पा के विषय में जितनी भी, या हड़प्पा सभ्यता के विषय में जितनी भी हमारे पास जानकारियां हैं, वह सभी की सभी आर्कियोलॉजी से प्राप्त है, पुरातत्व से प्राप्त है। तब यहाँ पर जो उत्खनित स्थल है उनका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हड़प्पा एक ऐसा स्थल था जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे पहले प्रमाण के रूप में कार्य किया। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जब हड़प्पा की खोज की गई, तब हमारे सामने एक नवीन सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सामने आई। तो हड़प्पा नामक स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसी तरह से अन्य स्थल भी महत्वपूर्ण रहे बच्चों। तो जब आपसे कोई स्थल पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको बताना है लोकेशन, कि वो कहाँ पर स्थित है। फिर आपको जानकारी देनी है कि वह लोकेशन के पश्चात उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, उसकी खोज किसने की है, कब की है। और तीसरे बिंदु में आपको ये बताना है कि वहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें, ये वे जानकारियाँ जिससे हम संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो जैसा हमारी अभी चर्चा हुई, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं हड़प्पा। अब मान लीजिए कि आपकी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक संज्ञा के रूप में हड़प्पा आ गया है, तब आपको क्या करना है? सबसे पहला बिंदु आपको बताना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल है। यह महत्वपूर्ण विशेषता है। यह पहला ऐसा स्थल था जिसकी खोज भी की गई और जिसका उत्खनन भी किया गया। फिर लोकेशन, ध्यान दीजिए कहाँ पर ये है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। दो पंजाब है, एक पूर्वी पंजाब जो भारत में है, भारतीय पंजाब, और एक पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जिला है मांडगोमरी और नदी है रावी नदी के बाएं तट पर। लोकेशन स्पष्ट करिए। हड़प्पा नामक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया तथा उत्खनन किया गया पहला स्थल है। नंबर 2, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मांडगोमरी जिले में है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये हो गई पहला बिंदु, लोकेशन। इसकी खोज की कब की गई? 1921 में। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी द्वारा की गई। लोकेशन किसके द्वारा खोज की गई, कहाँ खोज की गई, उत्खनन किसने किया, इसके पश्चात यहाँ से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ या चीज़ें, जैसे कि यहाँ सर, यहाँ से आपको अन्नागार मिला, यहाँ से आपको श्रमिकों के आवास मिले, यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया, वहीं से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको बोलते हैं हम कब्रिस्तान H। अब ध्यान दीजिए, ये कब्रिस्तान R37 तथा कब्रिस्तान H, जब आप हड़प्पा सभ्यता डिटेल पढ़ते हैं तब आपको R37 का महत्व समझ में आता है। वस्तुतः कब्रिस्तान R37 तथा कब्रिस्तान H हमें यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण हुआ था या नहीं हुआ था। इसकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के संदर्भ में जो प्रश्न आएंगे। अभी पुनः मैं इस प्रश्न पर लौटता हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों, जब आपसे मुख्य परीक्षा में केवल एक नाम पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कोई स्थल पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन बतानी है, उसका उत्खनन या खोज किसने की है, कब की है, वो बतानी है, और तीसरा वहाँ से महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ मिली है या जो चीज़ें मिली हैं उनका उल्लेख करना है। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले महत्वपूर्ण स्थल पे, वो है चन्हुदड़ो। मान लीजिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में एक संज्ञा के रूप में चन्हुदड़ो लिखा आ जाता है, तब आपको क्या जानकारी देनी है? फिर से अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जब स्थलों की बात की जाती है तो सबसे पहले लोकेशन, फिर उत्खननकर्ता और तीसरे नंबर पर वहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें या जानकारियाँ। सबसे पहली बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। चन्हुदड़ो कहाँ से मिलेगा आपको? फिर से हम चलेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान दीजिए कि ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। जैसे हड़प्पा कहाँ पे था? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में।
चनोदड़ो कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ध्यान दीजिए कि इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में भी कई तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, परंतु अभी हम मुख्य परीक्षा में बात कर रहे हैं, यहीं पर चर्चा करेंगे। चनोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान आनी चाहिए कि इसका उत्खनन किसने किया या खोज किसने की? तो इसकी खोज की है NG मजुमदार द्वारा की गई। चनोदड़ो की खोज किसने की है? NG मजुमदार। क्या क्या मिला है? नंबर 1, मनके बनाने का कारखाना। अब मनके क्या है बच्चों? ये है बीट्स। ये एक प्रकार के सौंदर्य उपकरण है। अगर आप देखेंगे तो ये मालाओं में मोतियों के रूप में, जैसे माला मोतियों की माला होती है, उसी तरह से बीट्स या मनकों की माला बनाई जाती थी उस समय। मनके कई प्रकार के मिले यहाँ पे, जैसे कि पत्थर के मनके मिले, धातु के भी मनके मिले, परंतु जो मनका मूल रूप से था और अधिकांशतः प्रयोग किया जाता था वह था गोमेद नामक एक पत्थर से बनाया हुआ मनका। गुजरात के तट से, सामान्यतः लोथल से और उसके आसपास स्थलों से, वहाँ से गोमेद नामक पत्थर को एकत्रित किया जाता था, उनको पॉलिश किया जाता था और फिर उनमें बड़ी ही तकनीकी का प्रयोग करके बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनको सौंदर्य उपकरणों के रूप में तैयार किया जाता था। ये सारा काम मिलता था चनोदड़ो से। रॉ मटेरियल के रूप में गोमेद नामक पत्थर मंगवाया जाता था गुजरात से। ये आंतरिक व्यापार के साक्ष्य हैं। आंतरिक व्यापार के रूप में स्थल मार्ग से समुद्र तट से गोमेद नामक पत्थर लाया जाता था चनोदड़ो, वहाँ पर इनको तराश करके इनको मनके के रूप में ढाला जाता था। फिर से दूसरा साक्ष्य मिला है लिपस्टिक के साक्ष्य। लिपस्टिक जिसको आप अधरशला का बोल सकते हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिए, हड़प्पाई समाज के बारे में ये जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था, अर्थात महिलाओं को काफ़ी महत्व दिया गया था, महिला शक्ति को काफ़ी महत्व था। और ये देखा गया है कि अधिकांश हड़प्पाई नगरों से सौंदर्य प्रसाधन संबंधी चीज़ें मिली हैं, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उस समाज में, हड़प्पाई समाज में सौंदर्य के प्रति बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता था। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। इसके अलावा एक वक्राकार ईंट भी प्राप्त हुई। अब ये वक्राकार, यह कर्व्ड ईंट क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि ये तकनीकी विकास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है। उस टाइम पीरियड में जब एक ही मानक आकार की ईंटें बनाई जाती थी, पकी हुई ईंटें होती थी, उन्हें आग में पकाया जाता था, उसी समय कर्व्ड ईंट का बनाया जाना ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है बच्चों। तो इस प्रकार चनोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। NG मजुमदार द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ से क्या क्या मिला आपको? मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य, वक्राकार ईंटें आदि, क्योंकि कई और चीज़ें मिली, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बता दी। हड़प्पा स्थलों के क्रम में बच्चों अगला महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब ये मृतकों का टीला क्यों बोल रहे हैं? ये बेसिकली एक सिंधी भाषा का एक शब्द है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो स्थल था वहाँ पर बड़ी मात्रा में कंकाल मिले थे, तो लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा टीला है जहाँ पर प्रेत वास करते हैं, प्रेतों का टीला है, ये मृतकों का टीला है। खैर, सब इंस्पेक्टर जैसी एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है कि कौन सा स्थल है जिससे प्रेतों का टीला है, मृतकों का टीला गया है, वो आंसर है मोहनजोदड़ो। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में पहला तथ्य हमें ये बताना है कि ये कहाँ से मिला है। तो सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो की लोकेशन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान दीजिए, चनोदड़ो भी सिंध प्रांत में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। और किस ज़िले में है? लरकाना ज़िले में है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, चनोदड़ो बाएं तट पर स्थित था सिंधु नदी के, और वहीं जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज किसने की है? अगर आप देखेंगे कि जब मोहनजोदड़ो की खोज की बात आती है तब सन आता है 1922। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। 2 बिंदु हो गए आपके, 2 नंबर पक गए हैं। तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, एक वृहद स्नानागार, एक ग्रेट बाथ मिला है, जो कि बड़े ही ज्यामिति ढंग से बना हुआ है। इसमें एक निश्चित लंबाई चौड़ाई का उल्लेख मिलता है हमें, वह बताने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पर इतना समय भी नहीं। यहाँ पर एक वृहद स्नानागार मिला। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि उस समय जल प्रबंधन व्यवस्था या यूँ कहें कि जल से शुद्धता के संदर्भ में एक वृहद स्नानागार बना लेना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ पर जल रोधन या जल को रोकने की तकनीक का विकास कर लिया गया था, ये काफ़ी बड़ी बात है। दूसरी बात है जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है। एक नृत्य करती हुई मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी है। किस चीज़ की बनी है? कांसे की बनी है। ध्यान दीजिएगा, कांसा एक मिश्र धातु है। हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो टाइम पीरियड था, नवपाषाण काल था, वहाँ पर केवल तांबे का प्रयोग किया जाता था। बाद में इस तांबे को एक मिश्र धातु के रूप में विकसित किया गया और यहाँ पर निर्मित किया गया कांसा। कांसे की मूर्ति मिली है हमें। अब ये मूर्ति किस विधि से मिली है? यह मूर्ति बच्चों हमें लॉस्ट वैक्स मेथड से प्राप्त होती है। ये किस प्रकार की पद्धति है? एक ऐसी पद्धति जिसमें पिघली हुई धातु को डालकर मूर्ति तैयार कर ली जाती है। और महत्वपूर्ण बात है कि आज भी इस लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये मेथड हमें कब से प्राप्त है, कब से ज्ञात है? हड़प्पा काल से ज्ञात है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अगर आप इस स्टैचू को वर्तमान में भी देखेंगे तो इसकी जो सुंदरता है या फिर कहें कि इसकी जो चमक है वो आज भी विद्यमान है, जो कि हड़प्पा काल में हुए धातु तकनीकी विकास को दर्शाता है। इसलिए ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है अन्नागार या ग्रैनरी। ये क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा नामक स्थल से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। वस्तुतः जैसा कि इतिहासकार महोदय मैके ने कहा है बच्चों, मैके कहते हैं कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानियाँ थी और उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। फिर व्यापार वाणिज्य किस तरह से होता था, विनिमय कैसे होता था? तो वहाँ पर वास्तव में जो विनिमय होता था वह बार्टरिंग सिस्टम से या वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। वहाँ पर एक सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था थी। तो ये जो सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके संचालन के लिए करों का संग्रहण अति आवश्यक था। और ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि कर अनाज के रूप में लिया जाता था तथा उन्हें संग्रहित किया जाता था। और चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राजधानी नगर की तरह थे, या मैके की माने तो राजधानियाँ ही थी, जुड़वा राजधानियाँ, यहाँ पर अन्नागार प्राप्त होना इसी सूचना को दर्शाता है, इसी बात को दर्शाता है कि यहाँ पर अनाज को कर के रूप में लिया जाता था तथा उसे भंडारित किया जाता था। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि ये बफर स्टॉक के रूप में भी कार्य करता था। हो सकता है कि अकाल के समय राज्य इन्हीं अन्नागारों से अपने लोगों के बीच में अनाजों का वितरण करवाते हों। हालांकि सुव्यवस्थित ढंग से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साक्ष्य हमें मौर्य काल से दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगोरा तथा महास्थान अभिलेख से हमें मौर्य काल में यह कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल के समय अनाजों के वितरण की व्यवस्था का उल्लेख अवश्य मिलता है। उससे पहले यहाँ पर केवल हम अनुमान लगा रहे हैं। सुव्यवस्थित अभिलेखीय साक्ष्य मिलेंगे कब? मौर्य काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। परंतु अभी हड़प्पा काल में अन्नागार देखकर इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय अनाजों को भंडारित करके अकाल के समय उनका वितरण करवाया जाता होगा। आगे बढ़ते हैं। पुरोहित आवास। यहाँ पर कुछ ऐसे आवासीय संरचनाएं मिली जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने पुरोहितों के आवास बताया है। ये आवास खासकर जो वृहद स्नानागार है उसके आसपास बताए गए। वस्तुतः बच्चों, इन पुरोहित आवास के माध्यम से कुछ इतिहासकार ये साबित करना चाहते हैं कि जिस तरह से मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की समकालीन ईरान इराक क्षेत्र में विकसित होने वाली मेसोपोटामिया सभ्यता में पुरोहितों का वर्चस्व था, शासन प्रणाली संचालित थी, धर्मतंत्री शासन था, उसी तरह से यहाँ पर भी हड़प्पा संस्कृति में भी, मोहनजोदड़ो नामक स्थल में भी पुरोहितों का वर्चस्व रहा है। उनके आवास हुआ करते थे। हालांकि हम आगे देखेंगे कि यह जो जानकारी है यह तथ्यात्मक नहीं है। खैर, अगला महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो है मलेरिया के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह मोहनजोदड़ो नामक स्थलों पर लोगों की मृत्यु कैसे हुई, वो नगर कैसे पतन की ओर बढ़ा,
इस संदर्भ में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर कई बार बाढ़ आई, जैसे कि जॉन मार्शल ने कहा, और कुछ लोगों का मानना है, जैसे कैनेडी महोदय का मानना है, कि यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिले। मलेरिया ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया और मोहनजोदड़ो से लोग विस्थापित हो गए और इस नगर का पतन हो गया। इस कारण से बच्चों हम देखते हैं कि वृहद स्नानागार हो, डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू हो, पुरोहितों के आवास हो, अन्नागार हो, या फिर मलेरिया आदि के साक्ष्य हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। हमारे पास स्कोप नहीं है 3 नंबर में ये सब कुछ लिखने का, सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें केवल इतना अधिकार है कि हम ये 3 बिंदु लिख दें संक्षेप में, जो कि हम लिख सकते हैं। आप इन्हीं को लिखें और 3 नंबर के लिए 3 नंबर प्राप्त करें। प्रमुख हड़प्पा स्थलों की सूची में अगला जो स्थल है हमारे पास वो है लोथल। ध्यान दीजिए, लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है बच्चों। कई तरह की बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों में यह एग्जामिनेशंस में आपको लोथल दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि लोथल एक संज्ञा के रूप में आपको दिखाई देता है क्वेश्चन पेपर में, फिर हमारी वही तकनीक, लोथल के बारे में सबसे पहले क्या बताना है? नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 क्या बताना है कि इसका उत्खनन या खोजकर्ता कौन है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है कि यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जिससे हमें अतिरिक्त जानकारियाँ प्राप्त होती है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला है लोकेशन। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में, वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिए, किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। गुजरात राज्य में है, समुद्र तटीय नगर है, नदी कौन सी है? भोगवा नदी। ये स्थित है लोथल। अब आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चन्हूदड़ो हो, चाहे लोथल हो, या फिर कोई अन्य स्थल, अधिकांश जो प्राचीन भारतीय नगर हैं, नगर स्थल हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला, नदी की उपलब्धता ताज़े पानी से लोगों को जोड़ती है। दैनिक जीवन के लिए पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता तथा शिकार के लिए पशु पक्षियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है नदी। मत्स्य पालन या कहें कि मछली का शिकार करने के लिए नदी एक उपयुक्त स्थल है। जीवन यापन के लिए जो पेयजल की आवश्यकता है उसके लिए नदी उपयुक्त स्थल है। परिवहन के रूप में नदी का प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि अधिकांश जो नगर है, प्राचीन भारतीय नगर हो या विश्व की सभ्यताओं में स्थित कोई भी नगर हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया जा सकता है विस्तारित रूप में कि अधिकांश सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सिंधु व उसकी अन्य सहायक नदियों रावी, सतलज, झेलम, चिनाब तथा व्यास नदियों व सरस्वती नदी के किनारे स्थित रही। वहीं हड़प्पा की समकालीन सुमेरिया तथा मेसोपोटामिया सभ्यता दजला तथा फरात नदी या यूँ कहें कि यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई हो। वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा की समकालीन चीनी सभ्यता वांगहो नदी घाटी में बसी हुई थी। इसी तरह से मिस्री सभ्यता है जो कि नाइल रिवर या नील नदी के किनारे बसी हुई थी। फिर से हम मूल विषय पर लौटते हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है, अहमदाबाद जिले में है और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी खोज किसने की है तो आपको आंसर देना है S.R. राव महोदय द्वारा। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एक डॉकयार्ड, एक बंदरगाह। डॉकयार्ड वह स्थान होता है जहाँ पर पानी के जहाज़ों को लोड तथा अनलोड किया जाता है। ये एक ऐसी मानव निर्मित संरचना है जहाँ पर जहाज़ों को रुकवाने का प्रयास किया जाता है या रुकवाया जाता था। डॉकयार्ड हमें यह बताता है, गोदीवाड़ा हमें यह बताता है कि जो हड़प्पा स्थल लोथल है, हड़प्पाई सभ्यता का जो स्थल लोथल है, वह एक व्यापारिक समुद्र तटवर्ती स्थल है। यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन होता था, ये यूँ कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। लोथल से आपको सुमेरिया तथा मेसोपोटामियाई मोहरें मिली हैं, मिस्र की मोहरें मिली हैं और हड़प्पाई मोहरें आपको सुमेरिया, मेसोपोटामिया तथा मिस्र से मिली। यह हमें बताता है कि लोथल का संपर्क उस समय की समकालीन सभ्यताओं सुमेरिया, मेसोपोटामिया तथा मिस्री सभ्यताओं से था। इसलिए डॉकयार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण और कई तरह के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है।
इसी तरह से बच्चों अन्य महत्वपूर्ण है अग्निवेदिका, रंगाई कुंड, मन के बनाने का कारखाना बीट्स, जो इसकी चर्चा मैंने कुछ देर पहले की, तथा 3 युगल समाधान प्राप्त हुए। युगल समाधान जिसमें एक स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया, ऐसे 3 समाधान मिले हैं। कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर सती प्रथा के प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु यह तथ्यात्मक नहीं, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नहीं दिखाई देती। अब मैं पुनः इस प्रश्न के उत्तर की तरफ लौटता हूँ, या रूपरेखा की तरफ। नंबर 1, लोथल हमें बताना है लोकेशन। नंबर 2, यहाँ पर किसके द्वारा खोज की गई। और नंबर 3, यहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें। अगर आप अभी तक रूपरेखा दिमाग में बना पाए हैं बच्चों, तो एकदम स्पष्ट है कि हमें सबसे पहले रूपरेखा समझ में आनी चाहिए, वह रूपरेखा जिसके आधार पर आप आंसर लिखते हो। फिर उसमें तथ्यात्मक जानकारी रखनी है और आपका आंसर तैयार होगा, जो आपको महत्वपूर्ण अंक प्रदान करेगा।